अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएमसी एमसीक्यू। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो एमडीकेट का टेस्ट 30 अगस्त को जो कंडक्ट किया है उनके एमसीक्यू, वो एमसीक्यू जो स्टूडेंट ने टेस्ट देने के बाद हमें सेंड किए, हमने उनको कंपाइल करने की कोशिश की और याद रखिएगा उन्हीं एमसीक्यू को हम यहाँ डिस्कस कर सकेंगे जो सही हालत में हमें रिसीव है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट जो है वो कुछ ऐसे एमसीक्यू टाइप करके दे रहे हैं जिसमें हमें यही समझ नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि वो सही तरीके से उन एमसीक्यू को रिकॉल नहीं कर सके। तो वो एमसीक्यू जो बच्चों को सही तरीके से याद रहे और उन्होंने हमसे डिस्कस किए, उन्होंने हमें सेंड किए, तो उन्हीं एमसीक्यू को हमने कंपाइल करके आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमारी कोशिश है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश और रीजनिंग क्वेश्चन के जो एमसीक्यू बच्चे रिकॉल कर सके हैं उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के पोर्शन से। सबसे पहला है एस्केरीज लुम्ब्रिकॉइड एसा। एस्केरीज जो है वो ये पैरासाइट है और ये पैरासाइट कहाँ पाया जाता है, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन थे, स्टमक, माउथ, इसोफिगस, इंटेस्टाइन। तो याद रखिएगा एस्केरीज लुम्ब्रिकॉइड इज द लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल पैरासाइट। ये इंसान के अंदर पाए जाने वाला सबसे लार्जेस्ट पैरासाइट भी है। याद रखिएगा ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 2, इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइज एग गेट्स इम्प्लांटेड इन यूट्रस। ह्यूमन फीमेल के अंदर जब एग फर्टिलाइज हो जाता है ना, ओवम और स्पर्म आपस में जब मिल जाते हैं, एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो वो कितने दिन के बाद यूट्रस के अंदर जाकर क्या होता है, इम्प्लांट होता है, यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाता है। तो नॉर्मली 5 to 7 डेज एक रेंज है। ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन था आफ्टर अबाउट 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद वो यूट्रस की वॉल के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस। प्रेगनेंसी का कौन सा महीना होता है जिसमें एम्ब्रियो जो है वो फिर क्या कहलाता है, फीटस कहलाता है। तो याद रखिएगा 3rd मंथ से फर्स्ट 2 मंथ्स जो अगर बात की जाए या फर्स्ट 8 वीक की अगर बात की जाए, 8 हफ्तों तक वो एम्ब्रियो कहलाता है और 8 वीक के बाद फिर जो है वो फीटस कहलाना शुरू हो जाता है। तो विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 3rd मंथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मुख्तलिफ ऑप्शन इसमें मौजूद थे कि इनमें से कौन सी ब्लड वेसल है जिसके पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है, बोथ वेना केवा एंड पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि तमाम आर्टरी, इसके अलावा तमाम आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पुल्मोनरी आर्टरी के। तो पुल्मोनरी आर्टरी और वेना केवा दोनों के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेकियल प्लेक्सिस सप्लाई टू। ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है, या सच कहूँ तो ये हमने एमबीबीएस में पढ़ा था। हमने इंटर में ब्रेकियल प्लेक्सिस का नाम भी नहीं सुना था, सिंध बोर्ड वाले स्पेशली बेचारे मासूम बच्चे। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस का हमने जो है वो इंटर एप्टीट्यूड लेवल तक नाम भी नहीं सुना था। एमबीबीएस के पहले ही सेमेस्टर में जाकर हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ी थी कि ब्रेकियल प्लेक्सिस से कौन कौन सी नर्व निकल रही होती हैं, और यहाँ इन्होंने ब्रेकियल प्लेक्सिस का सवाल पूछ लिया। तो ये बाकायदा एमबीबीएस का सवाल है और एमबीबीएस का सवाल आपसे एंट्री टेस्ट में पूछा जा रहा है। मालूम नहीं कि इनका क्या क्राइटेरिया है, क्या किस चीज़ का इंतकाम लेना चाहते हैं बच्चों से, समझ से बाहर है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस सप्लाई टू अपर लिम्ब। ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है वो क्या करता है, अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच ग्लैंड न्यूट्रलाइज द पीएच वैल्यू। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म होते हैं ना, वो यूरिनरी ट्रैक से निकलते हैं और यूरिनरी ट्रैक का जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कौन सा ग्लैंड होता है जो पीएच को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो वो कौन से ग्लैंड की सिक्रीशन होती है, तो याद रखिएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है वो यूरिनरी ट्रैक के एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। नेक्स्ट है अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ द यूट्रस इज नोन एज। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ द यूट्रस। एम्ब्रियो का यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाना, ये क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोटाइपिक फीचर ऑफ मैन कैन बी अफेक्टेड ओनली बाय द जीनोटाइप। हमें कहा जा रहा है कि फिनोटाइपिक जो होती है ना, फिजिकल अपीयरेंस, और फिजिकल अपीयरेंस जो होती है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के लिहाज से भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सा फिनोटाइप है जो सिर्फ और सिर्फ
जीनोटाइप से ही अफेक्ट हो सकता है, बाकी आप जितनी भी कोशिश कर लो, बाकी आप एक्सटर्नली जितनी भी कोशिश कर लो उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ जो ऑप्शन दिए कहते हैं हाइट, इंटेलिजेंस, स्किन कलर और ब्लड ग्रुप एंटीजन। हाइट अफेक्ट हो सकती है। हाइट क्या हो सकती है? अफेक्ट हो सकती है। इसमें अगर मुख्तलिफ हार्मोनल ट्रीटमेंट वगैरह दी जाए, अगर किसी का कद छोटा होता है ना तो उसको ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन वगैरह बचपन से ही लगा कर क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट को तो चेंज कर सकते हैं। इंटेलिजेंस माहौल पे भी डिपेंड करती है। एक बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो और उस बच्चे को जो है वो बचपन से उसके दिमाग में ब्रेन वॉशिंग अगर कर दी जाए, उसके दिमाग में अगर कोई आइडिया दे दिया जाए तो उसकी इंटेलिजेंस क्या हो सकती है? मुतासिर हो सकती है, इंटेलिजेंस तब्दील हो सकती है। स्किन कलर आपको मालूम है कि अगर धूप के अंदर अगर किसी गोरे बच्चे को लंबे अरसे तक अगर रख दिया जाए तो उसकी स्किन क्या हो जाएगी? काली हो जाएगी। लेकिन ब्लड ग्रुप एंटीजन पे अगर उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो वो ए पॉजिटिव ही रहेगा, आप जितनी भी कोशिश कर लो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सवाल था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोटाइपिक फीचर ऑफ मेन कैन बी अफेक्टेड ओनली बाय द जीनोटाइप। सिर्फ और सिर्फ जीनोटाइप से अफेक्ट होगा तो वो क्या है? ब्लड ग्रुप एंटीजन। नेक्स्ट है विच बैंड आर एन आइसोट्रोपिक। याद रखिएगा स्केलेटल मसल की अगर हम बात करते हैं उसमें दो किस्म के बैंड है, आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक जो होते हैं वो डार्क बैंड होते हैं और आइसोट्रोपिक जो होते हैं वो लाइट बैंड होते हैं। तो आपको मालूम है ए बैंड जो है वो क्या है? ए बैंड जो होता है वो डार्क बैंड है, लिहाजा वो एन आइसोट्रोपिक के एग्जाम्पल है। और अगर एन आइसोट्रोपिक के बजाय अगर आइसोट्रोपिक लिखा हुआ हो तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आई बैंड। आई बैंड जो होता है वो लाइट बैंड है, वो क्या होता है? आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक लाइट बैंड, आई बैंड सेलेक्ट करोगे। और अगर एन आइसोट्रोपिक डार्क बैंड, और डार्क बैंड कौन सा है? ए बैंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासाइट। भाई इनमें से कौन सी फाइलम से ताल्लुक रखने वाले पैरासाइट नहीं होते। अब इसमें से बेस्ट करना है, अगर सेलेक्ट करो तो उसमें से भी किसी ना किसी फाइलम में से निकल सकता है। तो एनेलिडा की अगर बात करो तो इसमें लीच जो आते हैं ना, लीच की अगर बात करते हैं, इसकी एक क्लास है हायरोडीना। हायरोडीना क्या होते हैं? इसमें लीच आते हैं, वो तो पैरासाइट हैं। नीमाटोड की अगर हम बात करते हैं, नीमाटोड भी क्या है? ये इसमें भी बहुत सारे वॉर्म्स जो हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला ही सवाल था ना इंटेस्टाइनल पैरासाइट एस्केरिस। एस्केरिस तो नीमाटोड से ताल्लुक रखता है। प्लेटियल मिंथस पे तो हम डिटेल इसके ऊपर जो है वो पैरासाइटिक अडेप्टेशन पे पूरा एक टॉपिक आता है कि ये मोस्ट सुटेबल पैरासाइट्स हैं। तो हमारे पास इन चारों में जो सबसे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन था वो क्या था? पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है इज नॉट अ पैरासाइट। इनमें बहुत ही कम जो होते हैं वो पैरासाइट्स के होने के चांसेस हैं। अमंग द बेस्ट की बात हो रही है। फिर जो है वो इवनिंग वाले पेपर की अगर हम बात करते हैं, इवनिंग में है वेगस नर्विस। वेगस नर्व जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा 10th क्रेनियल नर्व। हमारी सिंध बोर्ड की बुक में किसी क्रेनियल नर्व का नाम नहीं है, लेकिन अक्सर मैं टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते जो है वो 12 क्रेनियल नर्व्स के नाम बच्चों को जो है वो अक्सर पे सिखा दिया करता था। तो आज देखो उनको ये एक्स्ट्रा नॉलेज क्या हो रही होगी, काम आ रही होगी। वेगस नर्व जो है वो क्या है? 10th क्रेनियल नर्व है। 12 क्रेनियल नर्व है, हर क्रेनियल नर्व का एक अलग अलग नाम है और जिसमें से वेगस नर्व जो है वो 10th क्रेनियल नर्व है। फिर है द कार्डियक एंड ऑफ स्टमक इज सप्लाइड बाय। कार्डियक एंड होता है ना, स्टमक के दो एंड, एक कार्डियक एंड है और एक है पाइलोरिक एंड। और जो कार्डियक रीजन वाला जो हिस्सा है इसका, जो जहां से इसोफिगस स्टमक से क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है, उसे कार्डियक एंड कहते हैं। और कार्डियक एंड की जो सप्लाई है वो कौन है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और यकीन करें ये भी एमबीबीएस का सवाल है। हमारी बुक में स्टमक की ब्लड सप्लाई वगैरह कहीं नहीं लिखी हुई, तो सिंध बोर्ड वाले स्पेशली मासूम बच्चे, तो ये भी बाकायदा एमबीबीएस का सवाल है। और उसमें बाकायदा जो ऑप्शन भी देखे थे ना, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, और ये जो दी हुई थी वो सारे ऑप्शन भी क्या हैं? एमबीबीएस वाले ही उन्होंने दिए थे। तो कार्डियक एंड ऑफ स्टमक इज सप्लाइड बाय लेफ्ट गैस्ट्रिक। कार्डियक एंड जो स्टमक का है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, what is the probability of a hemophilic daughter of a normal man whose father was hemophilic and a carrier woman? हमें कहा जरा प्रोबेबिलिटी बताओ कि hemophilic daughter of a normal man whose father was hemophilic and a carrier woman. हमें कहा जरा आप बताएं what is the probability of hemophilic daughter of a normal man. हमें बताना है कि हीमोफिलिक डॉटर है, डॉटर हीमोफिलिक होने के चांसेस क्या हैं? हुज फादर वॉज हीमोफिलिक, जिसका अब्बा हीमोफिलिक था, एंड कैरियर वुमेन। अब उसकी जो माँ है वो कैरियर है और उसका अब्बा जो है वो क्या है? उसका अब्बा जो है वो हीमोफिलिक है। तो अब हम इसमें निकाल के देखते हैं। अम्मा कैरियर है, एक कैपिटल और एक हो गया स्मॉल, और फादर जो है वो क्या है? उसका अब्बा जो है वो हीमोफिलिक है। ये बना दिया। अब हम क्रॉसिंग करके देख लेते हैं।
ये हो गया एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच और ये वाई। अब ये हो गया, फिर अब सिर्फ डॉटर की बात हो रही है, बेटियां कितनी परसेंट आने के चांसेस है, एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच। ये वाली बेटी कैसी है, कैरियर है, ये स्मॉल एच और ये स्मॉल एच, यानी अब ये दो तो बेटे ही आएंगे ना। अब देखो भाई 50% चांस है कि बेटी हीमोफिलिक होगी और 50% चांस है कि बेटी भी क्या होगी, कैरियर होगी। 50% चांस है बेटी कैरियर होगी और 50% चांस है कि बेटी क्या होगी, हीमोफिलिक होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, 50%। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हीमोफिलिक डॉटर बतानी है कि भाई कितने परसेंट चांसेस है कि बेटी जो है वो हीमोफिलिक आएगी जबकि उसका फादर जो है वो हीमोफिलिक है और मदर जो है वो कैरियर है। तो ये सवाल इसी वर्डिंग की शक्ल में हमें मिला है, तो इसका हमने सोल्यूशन निकाला। क्वालिटेटिव ट्रेट इज, याद रखिएगा, एक होता है क्वांटिटेटिव ट्रेट और एक होता है क्वालिटेटिव ट्रेट। तो क्वालिटेटिव ट्रेट वो होती है कंट्रोल बाय वन जीन। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन था यही था, बिल्कुल चंद जीन, बिल्कुल फ्यू जीन जिस कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, जिस ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव ट्रेट। क्या कहते हैं इसे हम, क्वालिटेटिव ट्रेट। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है क्या है, कंट्रोल बाय वन जीन। फिर इसके बाद अगर देखें इन एमसीक्यू के अलावा भी अगर आपके पास मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के अगर कुछ और एमसीक्यू हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप पोस्ट कर लें ताकि हम क्या कर लें, उन एमसीक्यू को भी क्या कर लें, कंपाइल फॉर्म में हम शामिल कर लें। इंशाल्लाह अगला लेक्चर हमारा जो होगा उसमें हम केमिस्ट्री और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग दोनों को कंबाइन करके हम डिस्कस कर लेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।